हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज इसमें हम लोग जैव विविधता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? एक का आंसर सी हो जाएगा। एक का सी हो जाएगा, वाल्टर जी रोसेन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक निम्नलिखित सूचियों सम्मिलित की जाती है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित की जाती है। तो रेड डाटा बुक में किसको शामिल किया जाता है? तो इसमें संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं को शामिल किया जाता है। संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, केवल बी, ये हो जाएगा। अब देखिए IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है IUCN का हेडक्वार्टर। IUCN का स्थापना 1948 में हुआ था। IUCN का स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था IUCN की स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में हास्य के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 3 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी, 3 का सी, डिक्लोफेनेक सोडियम। ये गाय को दिया जाने वाला इंजेक्शन है। गाय को दर्द निवारक इंजेक्शन है, समझे। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो इसका 4 का आंसर सी हो जाएगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। मतलब जैव विविधता उसको कहते हैं, कोई निर्धारित क्षेत्र, कोई मान लीजिए निर्धारित क्षेत्र है, इसमें पेड़ पौधे, पादप और जीव जंतु के विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का समूह को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण इसका क्या है? प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक देना। जानवरों को दर्द निवारक इंजेक्शन के कारण गिद्ध क्या हो गया? धीरे धीरे विलुप्त हो गया। ये इंजेक्शन गाय को दिया जाता था। दूध उतारने के समय गाय को दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थान पद्धति नहीं है। कहने का मतलब इसमें यह है कि अगर कोई वनस्पति किसी कारणवश या किसी तरह से बीमार पड़ जाता है या फिर संकटग्रस्त हो जाता है, तो अगर उसके जो प्राकृतिक आवास है वहीं पे अगर उसका संरक्षण प्रदान किया जाए, तो उसको इन सिटू कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वनस्पति उस प्राकृतिक परिवेश से उठाकर दूसरे जगह पे संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक सिटू। क्या बोलते हैं? एक सिटू, समझे। एक सिटू और इन सिटू में समझ गए अंतर? तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो वनस्पति संरक्षण के स्वास्थान पद्धति नहीं है? यानी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वनस्पतिक उद्यान। 6 का आंसर बी हो जाएगा, वनस्पतिक उद्यान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जा सकता है? तो 7 का आंसर डी हो जाएगा। अगर कोई जीव जंतु या फिर पौधा अपने प्राकृतिक आवास में लगातार 50 वर्षों से नहीं देखा गया हो, तो उसको विलुप्त मान लिया जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? विलुप्त मान लिया जाएगा। उसके बाद 8 नंबर देखिए, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति
प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा एक था? तो डोडो पक्षी। डोडो पक्षी को विलुप्त हो जाने से एक विशेष प्रकार का पौधा था वो विलुप्त हो गया। समझे? डोडो पक्षी बेसिकली क्या होता है कि इसको लोगों ने क्या किया, मार के खा गया। लोगों ने मार के खा गए, इस कारण से डोडो पक्षी क्या हो गया, विलुप्त हो गया। और इसका प्रभाव किस पे पड़ गया? वहाँ मॉरिशस की एक वृक्ष था उस पे पड़ गया। उस कारण से मॉरिशस के जो पेड़ था वो धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड से है तथा दूसरी नदियाँ का स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर पर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर ए हो जाएगा, भितरकनिका हो जाएगा, भितरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद 10 नंबर देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो 10 का आंसर डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये बड़ा है, इसको मतलब जैसे कोई काम का नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है, किसको बोलते हैं? चमगादड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चमगादड़ को बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं चमगादड़ को। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर देखिए, जैव विविधता के नाश का कारण है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, हाँ इसके कारण भी जैव विविधता नाश हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, वन का नाश, ये तीनों कारण से जैव विविधता क्या हो रहा है? धीरे धीरे नाश हो रहा है। और इसका जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। धरती पर मनुष्य ही जिम्मेदार है। सबसे बड़ा खतरनाक जानवर मनुष्य है। मनुष्य के अलावा धरती पे कोई खतरनाक नहीं है। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वेटलैंड दिवस। देखिए वेटलैंड का अर्थ क्या होता है? वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि जहाँ वर्ष भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल भरा रहता है। वेटलैंड का अर्थ ये होता है जहाँ सालों भर आंशिक या पूर्ण रूप से जल जमा रहता है, उससे क्या कहते हैं? वेटलैंड या आर्द्र भूमि। समझ? ये पहली बार 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था और 1975 से लागू किया गया। 1975 से लागू किया गया। कब से लागू किया गया? 1975 से लागू किया गया वेटलैंड कन्वेंशन। उसके बाद पहली बार 2 फरवरी 1997 से वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार कब से? 2 फरवरी 1997 से वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है। समझे? अब देखिए भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया? भारत जो है वेटलैंड संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि पे हस्ताक्षर किया था। समझे? आज लगभग विश्व में 2500 से ज़्यादा वेटलैंड साइट है। उसके बाद देखिए 15 नंबर में क्या है? डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? तो डुगोंग नामक समुद्री जीव एक मैमल है, स्तनधारी है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, स्तनधारी है। डुगोंग क्या है? स्तनधारी है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। 16 का आंसर ए हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सालों भर क्या रहता है? हाई टेम्परेचर रहता है। बहुत ज़्यादा धूप रहने के कारण यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पनपता है और ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद 17 नंबर देखिए, जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय
मंत्रालय में से कौन सा कार्यान्वित करता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। उसके बाद 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या है? जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जीव विविधता है जो निम्नलिखित माध्यम के द्वारा मानव का आधार बना हुआ है, मानव अस्तित्व का आधार बना हुआ है। जैसे देखिए, जीव विविधता के कारण मृदा का निर्माण, किसका निर्माण? मृदा का निर्माण होता है, मृदा का अपरदन होने से बचाता है। जैव विविधता क्या है? पेड़ पौधा, ऐसे प्लांट्स वगैरह क्या है? मृदा को अपरदन होने से रोकता है। अवशिष्ट को पुनः चक्रण करता है, अवशिष्ट को पुनः चक्रण, अपशिष्ट को सड़ा गलाकर पुनः चक्रण करता है, और सस्य परागण करता है, और सस्य परागण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, 4। उसके बाद 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में क्या है? निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर डी हो जाएगा, सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है, सभी को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। अभी भारत में कुल 75 रामसर साइट है, अभी भारत में कुल 75 रामसर साइट है। 2022 में 13 अगस्त 2022 में 13 अगस्त 2022 को कुल 11 रामसर स्थल को शामिल किया गया था, कुल 11 रामसर स्थल को शामिल किया गया था। इसलिए वर्तमान में कितना रामसर साइट है भारत में? तो 75 है। अब देखिए, इसमें चिल्का झील को कब शामिल किया गया था रामसर स्थल में? सबसे पहले बार चिल्का झील को ही शामिल किया गया था। चिल्का झील को कब शामिल किया गया था? 1981 में, 1981 में शामिल किया गया था। 1981 में चिल्का झील को किया गया था, और केवला देव को भी 1981 में, केवला देव को भी 1981 में, केवला देव को भी 1981 में शामिल किया गया था। और लोकटक झील को 1990 में, लोकटक झील को 1990 में शामिल किया गया था। और बुलर झील को भी 1990 में शामिल किया गया था रामसर साइट में। अब देखिए, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक मणिपुर में है, और केवला देव राजस्थान में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। समझे? उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जैव विविधता के नाश के लिए या ह्रास के लिए या कमी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवास का विनाश, प्राकृतिक आवास का विनाश। इस कारण से जैव विविधता धीरे धीरे क्या हो रहा है? नाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का कमी हो रहा है। उसके बाद 21 नंबर देखिए, शांत घाटी अवस्थित है, शांत घाटी अवस्थित है। तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर बी हो जाएगा, 21 का आंसर बी हो जाएगा। शांत घाटी केरल में है, और फूलों का घाटी उत्तराखंड में है। फूलों का घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? यानी यूएन ने किसे 2011 से 20 के दशक घोषित किया है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर बी हो जाएगा, जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। क्या है? सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। यह वृक्ष लगभग 115.85 एक मिनट देखिए, सिकुआ वृक्ष की लंबाई 115.85 मीटर है, 85 मीटर। यह विश्व के सबसे लंबा पेड़ है, विश्व के सबसे लंबा पेड़ है। समझे? विश्व का सबसे लंबा पेड़ है। ये जो पेड़ है रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में 2016 में मेजरमेंट किया गया था, 2016 में मेजरमेंट किया गया था। और इस पेड़ को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है सिकुआ का पेड़, जो 2006 में मेजरमेंट किया गया था। सिकुआ का पेड़ जो है, तो सिकुआ का पेड़ बहुत सारे हैं, लेकिन जो रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है, उसमें सबसे ऊंचा पेड़ है, जो अभी भी वर्तमान समय में मौजूद है।
15 मीटर यानी कुतुब मीनार से काफ़ी ऊंचा, कुतुब मीनार से काफ़ी ऊंचा पेड़ है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, कौन सा हॉटस्पॉट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक पूर्वी हिमालय, हाँ ये हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है। पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र ये भी हॉटस्पॉट है। और 3 में क्या है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ये भी हॉटस्पॉट है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। निम्नलिखित में कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो इसका 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर ए हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। उसके बाद 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, भोज आर्द्र स्थल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इस 27 का आंसर ए हो जाएगा, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 1993 से मनाया जा रहा है, जैव विविधता दिवस 1993 से मनाया जा रहा है। कब से, 1993 से मनाया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल को इंग्लिश में हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है। तो भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिम घाट है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत में हॉटस्पॉट क्षेत्र है पूर्वी हिमालय व पश्चिम घाट, और अंडमान निकोबार भी हॉटस्पॉट स्थल है। उसके बाद 29 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पोषण स्तर की कम संख्या। इसका कोई मतलब नहीं, जैव विविधता से कोई मतलब नहीं है। बाकी इसका पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता ये भी सही है, मध्य व्यवधान ये भी सही है, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये भी सही है। उसके बाद 30 नंबर देखिए, 30 में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में देखिए, जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। उष्णकटिबंधीय यानी कि जब हम लोग कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं तो जैव विविधता क्षेत्र बढ़ता है, लेकिन भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर चलते हैं तो जैव विविधता का आकार धीरे धीरे क्या होता है, घटते जाता है, समझे। यानी केवल जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है, ये क्या है, गलत है। उसके बाद 2 नंबर देखिए, भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट आर्द्रभूमि है। जैसे देखिए, पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय, पश्चिम घाट, अंडमान निकोबार। तो इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, पश्चिम हिमालय ये नहीं है, पश्चिम हिमालय और पश्चिम घाट ये क्या है, ये आर्द्रभूमि में शामिल नहीं है, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, निम्नांकित में से क्रायोबैंक ex-situ संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्य प्रयोग होती है। तो कौन सा प्रयोग होता है, नाइट्रोजन। 31 का आंसर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए 32 नंबर, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, 32 का आंसर क्या होगा, 32 का आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। हाँ, जैव विविधता के नाश का सबसे खतरा, मतलब जैव विविधता का सबसे बड़ा खतरा किससे है, वनस्पति का नाश, प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का नाश तथा झूम खेती जिसको शिफ्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे झूम खेती में क्या होता है कि किसी विशेष जंगल क्षेत्र को
क्या करते हैं, साफ करते हैं किसी विशेष जंगल क्षेत्र, ये मान लीजिए जंगल क्षेत्र है, इसको पेड़ पौधा साफ कर दिए, क्या कर दिए, पेड़ पौधा साफ कर दिए, और साफ करके यहाँ पे क्या किए, खेती किए, 2-4 साल किए, जब उर्वरा शक्ति इसमें खत्म हो गया तो इसको छोड़ दिए, फिर ये अगला भाग में गए, यहाँ पे जंगल को साफ किए और यहाँ पे खेती बाड़ी किए, और 2-4 साल के बाद इसको भी छोड़ दिए, फिर इसके बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे जंगल साफ किए और यहाँ पे मतलब खेती बाड़ी किए, ऐसे करते करते पूरे जंगल को साफ कर देते हैं। इसी को बोलते हैं झुंड कृषि, और इसी को बोलते हैं शिफ्ट एग्रीकल्चर, शिफ्ट एग्रीकल्चर, समझ गए। उसके बाद देखिए शिफ्ट एग्रीकल्चर अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य में होता है, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में होता है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो 33 का आंसर क्या होगा, 33 का आंसर सी हो जाएगा, 33 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। तो इसमें देखिए एक में क्या है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, हाँ ये सही है। उसके बाद 3 में क्या है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात है, हाँ ये भी सही, ज्ञात करता है मतलब पहचान करता है, ये सही है। उसके बाद 34 नंबर देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक जैव विविधता, तो 34 का क्या होगा आंसर, 34 का आंसर ए हो जाएगा, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का आंसर बी हो जाएगा, 35 का आंसर बी हो जाएगा। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। उसके बाद 36 नंबर देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम घाट। उसके बाद 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, 37 का आंसर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावायोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में क्या है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया, तो 38 का आंसर बी हो जाएगा, दिसंबर 2002 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 1-3-4 काली गर्दन वाला सार्स, कृष्णग्रीव सार्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद 3 में क्या है, उड़न गिलहरी। उसके बाद हिम तेंदुआ, ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, परंतु चीता प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 40 का आंसर ए हो जाएगा, हॉटस्पॉट क्षेत्र निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, और पश्चिम घाट हो जाएगा, और पूर्वी हिमालय हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटपूर्ण किस्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, तो 42 का आंसर क्या होगा, 42 का आंसर ये हो जाएगा, स्थापित कहाँ किया गया है, चेन्नई में 2003 में स्थापित किया गया है। उसके बाद फूलों की घाटी अवस्थित है, तो कहाँ, उत्तराखंड में। केरल में शांत घाटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंहपुच्छ वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है, जिसको मकाक वानर बोलते हैं। तो ये तमिलनाडु में भी पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, केरल में भी पाया जाता है, परंतु ये आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका
आंसर इसका हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर इसका, ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर देखिए, भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है तो कौन कौन है? 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर बी हो जाएगा, 2 3 बी हो जाएगा, 2 और 3 पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय, और एक और क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र है। उसके बाद आगे देखिए, आगे 45 नंबर 46 नंबर, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, एक में क्या है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है, तो एक क्या है, एक सही है। 2 में क्या है, भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, तो ये 2 क्या है, गलत है, केवल एक हो जाएगा, केवल एक सही है। उसके बाद 47 नंबर देखिए, विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूचीबद्ध होती है, सूचीबद्ध होती है, किस में सूचीबद्ध किया जाता है? रेड डाटा बुक में सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे, सिवक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जा स्थितिवा के उत्पन्न करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक किरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। उसके बाद 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो किस राज्य में है लवणीय भूमि? तो लवणीय भूमि यहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद 50 नंबर देखिए, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना गया है? हॉटस्पॉट क्षेत्र माना गया है, तो किसको माना गया है? पूर्वी हिमालय को माना गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 51 नंबर, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो 51 का आंसर क्या होगा? 51 का आंसर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है, यानी जैव विविधता क्षेत्र भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ता है। ये मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, और ध्रुव से जब हम लोग भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, तो जैव विविधता क्या होता है? बढ़ता है। जैव विविधता की संख्या क्या होता है? जैव विविधता क्षेत्र बढ़ता है, जैव विविधता बढ़ता है। उसके बाद आगे देखिए, 52 नंबर, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन, तो इसका कौन सा संगठन है? IUCN हो जाएगा, IUCN बी हो जाएगा आंसर इसका। आंसर क्या होगा? आंसर इसका बी हो जाएगा, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1948 में हुआ था, स्थापना 1948 में हुआ था IUCN का। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है, तो इससे क्या अभिप्राय है? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर ए हो जाएगा, मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप परिवर्तन हो रहा है या होने की संभावना है। आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा इसका 53 का आंसर ए हो जाएगा, 53 का ए हो जाएगा। उसके बाद 54 देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर डी हो जाएगा, वैश्विक उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि प्रवाल निरंजन यानी प्रवाल को क्षति पहुंचाने वाला कारक कौन सा है? तो वैश्विक उष्मन। उसके बाद 55 नंबर देखिए, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है? 55 का क्या होगा आंसर? 55 का डी हो जाएगा, अनुवांशिकी भिन्नता। उसके बाद देखिए 56 नंबर, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर ए हो जाएगा, 56 का आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रवाल भित्तियाँ अंडमान निकोबार में भी है, कच्छ के रण में है, मन्नार की खाड़ी में है, परंतु सुंदरबन में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। कोरल जिसको बोलते हैं, मूंगा चट्टान, नहीं पाया जाता है सुंदरबन में, बाकी तीनों जगह पाया जाता है। उसके बाद 57 देखिए, 57 में क्या है,
निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, यानी प्रवाल भीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला क्या कारक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 57 का सी हो जाएगा, सागरीय जल के सामान्य तापमान। सागरीय जल के समान तापमान 57 है ना, हाँ 57 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 58, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? सबसे कम है तो किसकी सबसे कम है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का उत्पादकता सबसे कम है। किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? न्यूनतम होता है तो किस में न्यूनतम होता है? 59 का ये हो जाएगा, गहरे सागर में। गहरे सागर में जैव पर्यावरण जो जैव विविधता है वो बहुत न्यूनतम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद 60 नंबर देखिए, 60 नंबर में क्या है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी शब्द पुस्तक के लेखक कौन है? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का आंसर ये हो जाएगा, वंदना शिवा हो जाएगा, वंदना शिवा। बस आज के लिए इतना ही था। ये 60 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कहीं ना कहीं कोई एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।